मिहिर का फोन जैसे ही बजा वो झट से अपना फोन देखा। एलेक्स का आता देख मिहिर कॉल उठा, कॉल स्पीकर पर कर दिया। फिर वो हेलो बोलने ही वाला था, इससे पहले ही एलेक्स पूछ पड़ा, विवेक तेरे साथ है? नहीं। ये सुन एलेक्स बोल पड़ा, मुझे पता है तूने ईशानी का लोकेशन ट्रैक किया होगा, मुझे भेज। ये सुन मिहिर पूछ पड़ा, हुआ क्या है, पहले ये बता। एलेक्स बोल पड़ा, यार ईशानी को ढूंढना जरूरी है, बाकी सब बाद में भी बात हो जाएगा। एलेक्स के बातों को सुन मिहिर बोल पड़ा, ईशानी वैभव के साथ है। ये सुन एलेक्स को राहत मिला। ईशानी का आखिरी लोकेशन हावड़ा ब्रिज पर ट्रैक हुआ था। ईशानी वही ब्रिज के पास खड़ी थी। जैसे ही वैभव वहां पहुंचा वो ईशानी को ऐसे अकेला खड़ा देख अपने कार से बाहर निकल उसके पास जा। उसका मन तो उसे बहुत डांटने को हुआ था, पर उसके हालत को देख वैभव उसे डांटने की जगह बस रीजन पूछा, पर उसने कुछ बताया नहीं तो वैभव उसे अपने साथ घर ले जाने में सही समझा। एलेक्स राहत से भरा सांस ले ही रहा था, तभी मिहिर कठोरता से पूछा, बताओ भी अब हुआ क्या है ईशानी को? बेचारा एलेक्स बताए तो बताए कैसे। वो कार साइड में रोक गहरी सांस भर लिया। वही एलेक्स की चुप्पी से शौर्य और मिहिर दोनों को ही टेंशन हो रहा था। तभी अच्छे से सांसें लेने के बाद बोल पड़ा, प्लीज विवेक को मत बताना। ये सुनकर मिहिर बोल पड़ा, अगर बताने लायक हुआ तो मैं बताऊंगा। यार कैसे दोस्त हो तुम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विवेक अपनी बहन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, अगर ये सब उसे पता चला तो वो एलेक्स का जान ले लेगा। वो तो बस सही वक्त आने का वेट कर रहा है, तब वो विवेक को खुद से बताएगा। एलेक्स का रिक्वेस्ट सुन शौर्य ने इशारा कर दिया इसके बातों को मान लेने का, तो मिहिर बोल पड़ा, ठीक है अब बोलो। ये सुन एलेक्स को थोड़ा सुकून मिला वो, पर फिर भी बताने में बहुत हिचकिचा रहा था। वो ईशानी और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुन शौर्य मिहिर दोनों एक साथ चिल्ला बोले, क्या? मिहिर के साथ साथ शौर्य का आवाज सुन एलेक्स फिर बोल पड़ा, शौर्य तू भी है? हाँ। ये सुन एलेक्स आगे बोला, यार तुम दोनों अपना आवाज धीमे रखो। विवेक ने कुछ भी सुन लिया तो मुस्कान नाम की ग्रहण पहले से है, अब विवेक भी ग्रहण बन मेरे लव लाइव शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। एलेक्स का बात सुन दोनों धीरे से ही बोले, ठीक है आगे बताओ। तो एलेक्स शुरू से सब बताने लगा। कुछ दिन पहले ईशानी ने मुझे प्रपोज किया, तब तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम दोनों मेरी मॉम को जानते ही हो। ऊपर से मुस्कान नाम की बला और विवेक का अलग ही शिप्पा था, पर वो मुझे इग्नोर करने लगी। अब उसका इग्नोरेंस भी सहा नहीं जा रहा था, तो मैंने उसे किस कर दिया। पता नहीं मुस्कान ने वो फोटो कब लिया। आज परफॉर्मेंस रिजल्ट आया था जिसमें ईशानी टॉप की है। उसी वक्त मुस्कान ने वो फोटो के साथ ईशानी के बारे में गलत लिख फोटो पोस्ट कर दिया। वो फोटो और ईशानी के बारे में जो लिखा था उसे देख सभी ईशानी को जज करने लगे। फिर मैंने ये सब शॉर्ट आउट किया। उसके बाद ईशानी से कांटेक्ट करना चाहा पर वो कहीं चली गई थी। एलेक्स के बातों को सुन शौर्य बोल पड़ा, यार हॉस्पिटल तुम्हारा है, तुम मुस्कान को निकाल सकते हो। ये सुन एलेक्स उदासी से बोल पड़ा, यार मैं निकाल तो दूं पर तू मेरी मॉम को जानता है ना। तभी मिहिर बोल पड़ा, एलेक्स तुझे पता है तेरी मॉम कैसी है, वो ईशानी का जीना हराम कर देगी। इसी बात का तो एलेक्स को डर था, पर उसे अब प्यार तो हो गया है, ईशानी को तो छोड़ने वाला है नहीं। तभी एलेक्स मुस्कुराते हुए बोला, तुम सब हो ना साथ, मुझे मॉम से ज्यादा विवेक के लिए टेंशन होता। अगर उसे ये सब पता चला तो वो मेरा जान ले लेगा। पीछे से आर्यन आ रहा था। एलेक्स का बात सुन हंसते हुए सोफे के पीछे से ही अपने मुंडी को आगे कर फोन ले स्पीकर के पास अपने मुंह को ले जा बोला, ओह भाई तुझे भी प्यार हो गया है, पर तेरे प्यार का दुश्मन तो तेरी माँ और बचपन का दोस्त ही बनेगा। इतना क्या? वो हंसने लगा। एलेक्स का दिमाग ऐसे ही खराब था, ऊपर से वो इस बात से बहुत परेशान और यहाँ आर्यन उसका मजाक उड़ा रहा है। वही मिहिर परेशान था इस बात से, वही शौर्य मुस्कान का सोच रहा था। उसे लाइन पर तो लाना ही होगा, वही आर्यन तो बस मजाक उड़ाने में थे, चारों साथ लगे थे। वही दूसरी तरफ वैभव ईशानी को अपने साथ अपने मेंशन लेकर आ गया। दोनों अंदर आ ही रहे थे तभी पंछी की बिल्ली जो सोई हुई थी, किसी के कदमों का आवाज सुन बिल्ली जाग गई और अपने शरीर को खींच उस तरफ देख मियाव करते हुए वैभव ईशानी के पास गई। ईशानी ने बिल्ली को अपने गोद में उठा लिया। पंछी तो थी नहीं और उसे अभी एक दोस्त का जरूरत था, इसलिए वो बिल्ली को अपने गोद में उठा उसके सिर को सहलाने लगी। वही वैभव खुश था ये देखकर कि कुछ तो इसे अच्छा लग रहा है। वैभव ने फिर सर्वेंट को बुला ईशानी के लिए खाना लगाने को कहा, पर खाना के लिए ईशानी ना कर दी तो उसे गेस्ट रूम ले जाने को कह दिया। सर्वेंट उसे अपने साथ गेस्ट रूम ले जाने लगी। वही वैभव अपने रूम गया तो देखा कुसुम सो चुकी है। वैभव अपने कपड़े बदल बेड के पास जा कुसुम के करीब जा लेट गया, फिर उसके सिर को प्यार से चूम उसके पेट पर अपने होंठ को रख दिया। तभी उसके चेहरे पर बच्चे का सोच मुस्कान छा गया। वो फिर अच्छे से लेट अपने आंखों को बंद कर लिया। वही ईशानी रूम के अंदर जा बिस्तर पर जा बैठ बिल्ली को अपने गोद में ही लिए अपने फोन को निकाल देखी। अपने भाई और मिहिर भाई का इतना सारा मिस कॉल देख वो अपने भाई को पहले कॉल बैक कर ली।
वही दूसरी तरफ एलेक्स का भी बात करना हो गया तो वो अपने घर के लिए निकल चुका था। मुंबई में मिहिर अपने रूम गया तो देखा विवेक फोन में अपनी बहन को डांट रहा है। ये देख मिहिर उसके पास गया। विवेक के बोलने के तरीके से मिहिर समझ गया था ईशानी ने विवेक को कुछ ना बता कुछ झूठ बोला है। विवेक बिस्तर पर बैठा था, उसके करीब जा अपने एक हाथ को उसके कमर पर रख उसकी गर्दन को चूमने लगा। मिहिर बस विवेक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो ईशानी को ना डांटे। वही मिहिर के ऐसे उसके गर्दन के चूमने से विवेक का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। विवेक फोन में था इसलिए वो मिहिर को खुद से दूर करने लगा। तभी मिहिर उससे दूर हो उसके एक हाथ को पकड़ अपने दूसरे हाथ से फोन ले अपने कान में लगा ईशानी से बोला, खेलो ईशानी। मिहिर का जैसे ही आवाज सुनी ईशानी राहत का सांस ली, क्योंकि मिहिर के रहते उसका भाई उसे कभी डांटना भी चाहे तो मिहिर उसे डांटने नहीं देता था। हेलो भैया। मिहिर ने टाइम देखा फिर बोल पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशानी। ये सुन ईशानी पूछ पड़ी, पर क्यों भैया? फर्स्ट रैंक आने के लिए। ये सुन विवेक उसे हैरानी से देखा फिर उसके हाथ से फोन ले ईशानी से बोला, तू इसलिए दोस्तों के साथ बाहर थी? हाँ भैया। ईशानी को आगे का झूठ समझ नहीं आ रहा था पर मिहिर के बताने से उससे याद आ गया। तभी विवेक खुशी से बोल पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशानी, ऐसे ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। ईशानी हाँ बोलती इससे पहले ही मिहिर विवेक से फोन ले विवेक से बोला, अब मुझे भी बात करने दे। इतना कह अपने कान से लगा बोला, ईशानी। मिहिर नाम ही लिया था तभी ईशानी बोल पड़ी, थैंक यू मिहिर भैया। ईशानी को समझ आ गया था उसे सब पता चल गया है। तभी मिहिर मुस्कुरा बोला, जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान रखो और हाँ कहीं भी जाना हो कुछ भी बात हो मुझे कॉल कर लेना पहले। विवेक के सामने मिहिर खुलकर बोल तो सकता नहीं था इसलिए वो बस इतना ही कह दिया, पर उसके अधूरे शब्द को भी ईशानी समझ गई थी। तभी वो अपने चेहरे पर मुस्कान ला बोली, ठीक है मिहिर भैया। मिहिर ने फिर बाय बोल झट से कॉल कट कर दिया तो विवेक मुंह बना बोल पड़ा, मुझे और बात करना था। ये सुन मिहिर उसके कमर को पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों के करीब जा बोला, बाद में बात कर लेना जान, अभी मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ से टिका उसे प्यार से चूमने लगा। वही विवेक उसके अचानक से चूमने से जम सा गया था। मिहिर उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ से उसके टी शर्ट को ऊपर करने लगा। तभी विवेक उसके हाथ को पकड़ उससे दूर हो बोला, मिहिर क्या कर रहे हो? कल हम दोनों को आर्मी कैंप जाने के लिए निकलना है और तुम्हें तो पता ही है यहाँ से आर्मी कैंप 8 घंटे की दूरी पर है, तो हम दोनों को अभी आराम करना चाहिए। ये सुन मिहिर उसके गर्दन पर अपने होंठ टिका उसे किस करते हुए उसके कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, बेबी 8 घंटे मुझे ड्राइव करना है, तुम कार में आराम से सो जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कह उसकी गर्दन को पैशनेटली चूमते हुए उसे फिर अपने धीमे सेडिक्टिव आवाज में बोला, पर आज मैं तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। इतना कह उसे चूमते हुए वो उसके कपड़े को उसके जिस्म से निकाल जमीन पर फेंक दिया। फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। उसके पूरे शरीर को चूमने के बाद अपने टी शर्ट को खोलते हुए बोला, बेबी तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मैं ही तुम्हारे सारे कपड़े को तुम्हारे जिस्म से उतारूं? ये सुन विवेक का चेहरा लाल हो गया और वो अपने बचे हुए सारे कपड़े को अपने जिस्म से निकालने लगा। वही मिहिर भी अपने जिस्म से निकाल रहा था। तभी विवेक बोल पड़ा, मुझे तुम्हारा फिक्र है, कहीं ये रात के कारण तुम कल के लिए थक ना जाओ। विवेक की बातों को सुन अपने कपड़े को अपने जिस्म से निकालने के बाद उसके करीब जा अपने हाथ उसके चेहरे पर रख बोला, आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बेबी। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ में भर फिर से उसे चूमने लगा। विवेक के करीब जाते ही उसका कंट्रोल उसके बस में ही नहीं रह पाता था। वो उसके होंठों को चूमते हुए वो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। मिहिर विवेक एक दूसरे से प्यार करते हुए ये रात गुजारने लगे। सुबह का वक्त हो गया। विवेक का नींद खुला तो वो घड़ी की तरफ देखा। सुबह का 10 बज चुका था और अब तक वो दोनों सोए हुए थे। वो टाइम देख छत से उठने को हुआ पर उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होने लगा, पर फिर भी किसी तरह वो बिस्तर से उतरने को था। तभी मिहिर उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच बोला, मैं अपने साथ आर्यन को ले जाऊंगा, तुम आराम करो। इतना कह वो उठने को था पर तभी विवेक उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक लिया। विवेक के उसके हाथ पकड़ने से मिहिर उसके तरफ देखा तो विवेक बोल पड़ा, मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं खुद से आ जाऊंगा। ये सुन मिहिर के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो उसके माथे के करीब जा उसके माथे को चूम बोला, जल्दी तैयार हो जाओ। वही दूसरी तरफ तीनों कॉलेज पहुंच चुके थे। पंछी अना अपने क्लास जा ही रही थी। तभी शौर्य बीच में आ बोला, मेरे साथ चलो। उसने नाम तो लिया नहीं था तो ऐना भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी शौर्य पंछी का नाम लिया, पंछी। ये सुन पंछी उसे अपने चिड़े हुए नजर से देखी तो शौर्य उसके करीब जा धीरे से बोला, लिटिल थिंग
चलो नहीं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर पूरा कॉलेज मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करते हुए देख भी लेगा तो, पर तुम्हें जरूरी पड़ेगा। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपना सड़ा सा मुंह बना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वही अना उन दोनों के जाते ही सुकून से बाहर सांस ली। दोनों जब भी एक साथ होते तो दोनों के बीच बस टकरार होता और ये टकरार को देख अना का सांस ही बंद हो जाता था। शौर्य पंछी को अपने साथ कॉलेज के पीछे साइड ले आया। पंछी को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कॉलेज के पीछे साइड क्यों लेकर आया है। तभी शौर्य उसे कॉलेज के पीछे बने हुए टूटे मकान के अंदर ले जाया तो अंदर का नज़ारा देख पंछी हैरान हो जाती है। वो अपने फटे आंखों से अंदर का नज़ारा देख शौर्य की तरफ देखती है। शौर्य पंछी को अपने साथ अंदर ले जा उसे बैठा बोला जल्दी से खत्म करो। शौर्य ने हेल्थी खाना से पूरा टेबल भर रखा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे 10 लोगों का खाना हो लगभग। इतना सारा खाना देख पंछी झट से बोल पड़ी पंछी खाना खाकर आए हैं और पंछी इंसान है जानवर नहीं जो इतना सारा खाना खाएगी। पंछी के बातों को सुन शौर्य बोल पड़ा अभी ये हेल्थी खाने की जगह टेस्टी खाना होता तो तुम अब तक चट भी कर चुकी होती। ये बात शौर्य को बहुत अच्छे से पता था पंछी के छोटे से पेट में कितना खाना अटता था। अपने बात को कहने के बाद वो जूस का ग्लास उठा पंछी की तरफ बढ़ाया पर पंछी अपना मुंह फेर बैठ गई। उसे ऐसा करता देख शौर्य उसके करीब जा उसके कान में अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला जूस पी लो नहीं तो मैं। इतना कह अपने हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास पंछी के शरीर के पास ला उसके गर्दन पर जूस ले कुछ ड्रॉप गिरा दिया। शौर्य के ऐसा करने से पंछी हैरानी से शौर्य को देख पूछी क्या कर रहे हो शौर्य। शौर्य कोई जवाब न दे अपने जीभ को निकाल पंछी के गर्दन में गिरे जूस को चाटते हुए उसे चूमे जा रहा था। शौर्य के ऐसा करने से पंछी का सांस गहरा होने लगा। तभी शौर्य उसे चूमते हुए उसके कान के पास जा उसके कान को अपने होंठों के बीच फंसा जीभ से चाटा तो पंछी का गोरा कान लाल हो गया। तभी शौर्य अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला बोलो लिटिल थिंग मैं आगे कंटिन्यू रखूं या फिर तुम जूस पियोगी। शौर्य के बातों को सुन पंछी झट से उसके हाथ से जूस ले पीना शुरू कर दी। वही शौर्य दूर हो मुस्कुराते हुए पंछी को देखने लगा पर उसे छूने के बाद शौर्य के शरीर में खलबलाहट उमड़ने लगा था। उसका नजर अपने किस लिए हुए मार्क पर गया। उसे देखते ही शौर्य अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वही पंछी फटाफट से सब कुछ जल्दी जल्दी खाने लगी। तभी शौर्य अपने कल्हाई में पहने महंगे रिस्ट वॉच में टाइम देख बोला जल्दी खाओ क्लास स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बचा है। ये सुन पंछी का रफ्तार बढ़ गया। वही दूसरी तरफ प्रीता क्लास अटेंड करने की जगह गार्डन में अकेले पेड़ के नीचे उदास बैठी कुछ सोच रही थी। वही दूसरी तरफ यश इसी तरफ फ्रेशर पार्टी का डेकोरेशन क्या कैसे करना है वो नमन के साथ देखने आ रहा था। तभी यश का नजर पेड़ के नीचे बैठी प्रीता पर गया। उस पर नजर जाते ही यश नमन से बोल पड़ा नमन तू जा मैं अकेले देख लूंगा। ये सुन नमन पूछ पड़ा क्यों यार। नमन के सवाल को सुन यश प्रीता की तरफ देखते हुए बोला मुझे जाना है। इतना कह वो उसके पास जाने लगा। तभी उसे जाता देख नमन पूछ पड़ा कहाँ जा रहा है तू। नमन के सवाल पर यश आगे बढ़ते हुए ही उसे जवाब दिया बस अपने अधूरे जिंदगी को पूरा करने के लिए। इतना कह भागते हुए वो चला गया। तभी नमन का नजर भी उस तरफ गया तो देखा पेड़ के नीचे प्रीता बैठी है। तभी नमन खुद में ही बोला मेरा अधूरा जिंदगी कब पूरा होगा। इतना कह वो वहां से जाने लगा। वही यश प्रीता के पास जा बैठ अपने हैंकी को निकाल उसके चेहरे के पास कर दिया। तभी प्रीता अपने ख्यालों से बाहर आ हैंकी को देखी फिर हैंकी देने वाले को देखी। उसे देख प्रीता पूछ पड़ी ये हैंकी क्यों दे रहे हो मुझे। ताकि तुम अपने आंसू पोंछ सको। यश के बातों को सुन प्रीता बोल पड़ी मेरे आंसू तो गिर ही नहीं रहे हैं। जब प्रीता ने ये कहा तो उसके आंखों में देखते हुए यश बोला पर तुम्हें देख लग रहा है बहुत जल्द तुम रोवोगी। मैं नहीं रोऊंगी। इतना कह वो उठ वहां से जाने को थी तभी उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक लिया। यश के इस हरकत पर प्रीता उसे गुस्से में देख बोली थी ना मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तुमने कहा था तुम्हारे और उस कुत्ते के बीच मैं इंटरफेयर ना करूं। इतना कह उसे अपने करीब खींच आगे अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला पर तुमने तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने से मना नहीं किया है। यश के बातों को सुन उसके नजरों से अपने नजर को हटा प्रीता बोली अब मैं बोल रही हूँ मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। इतना कह अपना हाथ छुड़ाने को थी पर यश उसके हाथ को मजबूती से पकड़ अपने और करीब कर उसके गर्दन पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को अपने करीब ला उसके होंठों के पास अपने होंठ ले जा उसके होंठ को बिना टच किए वो उसके आंखों में देखते हुए बोला आई लव यू प्रीता पहली बार मुझे प्यार हुआ है और मैं इस प्यार को खोना नहीं चाहता हूँ। उसके इतने करीब होने से उसके बातों को सुन प्रीता की आंखें बंद हो गई थी। वही यश उसके होंठों को छूने ही वाला था। तभी प्रीता बोल पड़ी मुझसे प्यार मत करो मुझे उसने
इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही उसके आंखों से आंसू का रेत गिर गया और उसके होंठ कांपने लगे। तभी यश उससे दूर हो उसके बहते आंसू को अपने हाथ से पोंछ प्यार से पूछा, बात क्या है प्रीता? प्रीता अपने आंखों को धीरे से खोल यश के आंखों में देख कुछ न छिपाते हुए बोलना शुरू कर दी। मेरे और कुणाल का शादी बचपन में ही हमारे फैमिली वालों ने फिक्स कर दिया था। ये बात हम दोनों को ही पता था, इसलिए मैं कभी किसी और की तरफ देखी ही नहीं। बस पागलों की तरह उससे प्यार करती रही, पर उसे मुझसे प्यार नहीं था। वो तो बस अपने नीज को पूरा करना चाहता था। जब उसे अपना नीज मुझसे पूरा होता नहीं दिखा तो वो दूसरी गर्लफ्रेंड्स बनाना शुरू किया। जब मुझे ये बात पता चला तो उससे बात करने गई, तभी उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं उसके जरूरतों को भी पूरा करूं। इतना कह वो शांत हो गई। तभी यश पूछ पड़ा, और तुमने हाँ कर दिया? ये सवाल सुन प्रीता ने बस अपने चेहरे को झुका दिया। वही यश उसके माथे पर अपना हाथ रख उसे अपने सीने से लगा लिया। यश के सीने में सिर रखते ही प्रीता के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोते हुए ही बोल पड़ी, पर फिर भी उसे मेरे प्यार का कदर नहीं हुआ। उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। मैं उससे अब सिर्फ नफरत करती, उसे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती हूँ। पर मेरे डैड हॉस्पिटल में है और मेरे डैड के बिजनेस को कुणाल के डैड संभाल रहे हैं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे डैड का बिजनेस डूब जाएगा। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी। वही यश के अंदर कई भाव उमड़ रहे थे। वो अपने दिमाग को शांत कर प्रीता को अपने बाहों में कसके समा बोला, बस इतने छोटे से बात के लिए इतना रो रही हो? प्रीता उससे खुद को दूर कर उसके आंखों में देखते हुए बोली, ये छोटी सी बात है। यश इस बात का कुछ ना जवाब दे बस अपने हेंकी को आगे कर बोला, आखिर मेरे हेंकी का जरूरत पड़ ही गया तुम्हें? ये सुन प्रीता हांकी को ले अपने बहते आंसू को पोंछ यश की तरफ देख बोली, अब तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो गया होगा ना? प्रीता की बातों को सुन यश उसके आंखों में प्यार से देख बोला, सच में तुम्हें ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे पास से कुछ फर्क पड़ता होगा? ये सुन प्रीता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही उसके बड़े बड़े झील जैसे खूबसूरत आंखों को देख अपने हाथ उसके चेहरे पर ले जा प्यार से आगे बोला, मैं तो बस आज मैं जीता हूँ, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है प्रीता। मैं तो चाहता हूँ तुम अपने आज में सिर्फ मेरा नाम अपने दिल पर लिख लो। यश की बातें प्रीता के दिल को छू रही थी। तभी प्रीता अपने नजरों को झुका बोली, पर इससे आगे वो कुछ कहती यश उसे अपने बाहों में भर उसके बाद को आधे में हो काट बोल पड़ा, डोंट वरी, तुम्हारे डैड के बिजनेस को मैं डूबने नहीं दूंगा, तुम बस ये रिश्ता तोड़ दो। प्रीता कुछ ना कह बस शांत हो उसके बाहों में पड़ी रही। उसे कुछ ना कहता पा यश उसे खुद से दूर कर पूछा, क्या हुआ, तुम इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हो क्या? यश के बातों को सुन प्रीता अपने नजरों को झुका बोली, तोड़ना तो चाहती हूँ पर तुम पर भरोसा। इतना कह वो रुक गई। तभी यश उससे दूर हो खड़ा हो बोला, ठीक है, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए तब मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कह वो जाने लगा। वही प्रीता उसे रोकना चाहती थी पर रोकी नहीं, बस उसे जाता देखने लगी थी। वही दूसरी तरफ पंछी किसी तरह पूरा खाना खा अपने क्लास जा ऐना के बगल में जा बैठ गई। तभी ऐना उसके तरफ देखने लगी तो पंछी उसे कुछ कहती इससे पहले ही प्रोफेसर आ गए। वही दूसरी तरफ कार में मिहिर विवेक बैठे थे। मिहिर कार चला रहा था, वही विवेक आराम से सोया हुआ था, पर उसके चेहरे पर आ रहा धूप विवेक की नींद को डिस्टर्ब कर रहा था। ये देख मिहिर अपने एक हाथ को विवेक के चेहरे के करीब ले जा उसके चेहरे पर धूप को आने से रोकने लगा। जैसे ही धूप विवेक के चेहरे पर पड़ना बंद हुआ, विवेक के चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया और वो गहरे नींद में सो गया। वही मिहिर उसके चेहरे पर सुकून देख मुस्कुराने लगा, फिर कार चलाने में फोकस करने लगा था। कोलकाता के हॉस्पिटल में एलेक्स का काम पर दिल ही नहीं लग रहा था। अब तक ईशानी हॉस्पिटल जो नहीं आई थी। वही देशमुख मेंशन में ईशानी को यहाँ लाने का रीजन वैभव ने कुछ भी बता दिया था। वैभव तो कंपनी चला गया था। वही ईशानी कुसुम के साथ हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, पर ईशानी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी कुसुम उसकी तरफ देख पूछी, क्या हुआ बेटा? कुसुम के सवाल पर ईशानी कुसुम की तरफ देख अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ला बोली, कुछ नहीं आंटी। ईशानी का जवाब सुन कुसुम उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोली, बेटा मुझे पता है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर माँ जैसी तो हूँ ना। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, बेटी बनकर भी और एक दोस्त की तरह भी। कुसुम के इतने प्यार से बोलने से ईशानी झट से उसे कसके पकड़ रोने लगी। ईशानी के ऐसे रोने से कुसुम को बहुत बुरा लग रहा था। वो ईशानी के बालों को प्यार से सहलाने लगी। कुसुम के ऐसे उसके सिर को सहलाने से ईशानी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके आंसू भी रुक गए। तभी कुसुम प्यार से बोली, तुम मुझे बता सकती हो ईशानी, मुझे अपनी माँ दोस्त सब कुछ समझ सकती हो तुम? कुसुम के बातों को सुन ईशानी कुसुम से दूर हो बोली, आंटी मुझे किसी से प्यार है, पर
इतना कह वो शांत हो गई तो कुसुम पूछ पड़ी, पर क्या? ईशानी इस सवाल का जवाब थोड़ा हिचकिचाते हुए दी, वो डॉक्टर है और मैं उनकी स्टूडेंट, और हम दोनों के रिलेशन के बारे में पूरा हॉस्पिटल जान गया है। इतना कह ईशानी फिर रुक गई, तो कुसुम बोल पड़ी, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो डॉक्टर है और तुम स्टूडेंट हो, तो वैसे वो तुमसे कितना बड़ा होगा? कुसुम के इस सवाल पर ईशानी अपने सिर को झुका बोली, एलेक्स सर। एज बताने की जगह ईशानी ने उसका नाम बता दिया। नाम सुनते ही कुसुम को याद आ गया, एलेक्स है कौन? वो मुस्कुराते हुए बोली, चॉइस तो बहुत अच्छा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये सवाल सुन ईशानी उदासी से बोली, ये बात पूरे कॉलेज को पता चल गया है और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो सभी को ये लगता मैं टॉप पर एलेक्स सर को वजह से हूँ, मेहनत से नहीं। और तो और हम दोनों के बीच एज डिफरेंस भी है जिस कारण उन्होंने। इतना कह ईशानी का चेहरा उदासी से भर गया, उसने आगे कुछ नहीं कहा। तभी कुसुम बोल पड़ी, तुम्हें पता है ईशानी, जब मुझे प्यार हुआ था तब तो मैं सिर्फ 18 की थी और जब शादी हुआ तो सिर्फ 19 साल की थी, और जिससे प्यार हुआ था वो मुझसे 7 से 8 साल बड़ा था। इसलिए बेटा प्यार में एज मैटर नहीं करता है, और लोगों का काम ही है कहना। कहने दो, जब मैं वैभव से शादी करने वाली थी तब भी ये लोग कह ही रहे थे, पर क्या इनके कहने से कुछ भी हुआ? नहीं ना बेटा, जरूरी ये है तुम जिसे चुन रही हो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है कि नहीं, वो तुम्हें खुश रख सकता है कि नहीं, तुम्हारे सपनों को पंख दे सकता है कि नहीं। कुसुम के बातों को सुन ईशानी के होंठों पर मुस्कान छा गया। तभी कुसुम आगे बोल पड़ी, मुझे तो एलेक्स बहुत अच्छा लगता और तुम्हारे लिए परफेक्ट भी है, बाकी के लोग जो कहते हैं कहने दो, बस इतना देखो एलेक्स तुम्हारा साथ दे रहा है कि नहीं। कुसुम के बातों को सुन ईशानी समझ गई थी। वो फिर अपने शौर्य भैया का सोच छत से पूछ पड़ी, अगर मेरे जगह पंछी होती तो क्या आप उसे भी यही राय देते? ईशानी के इस सवाल पर कुसुम मुस्कुरा कर बोली, तुम मैं और पंछी में मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, और हाँ एक लड़के के साथ जिंदगी उसे बिताना है मुझे नहीं, मैं तो बस ये देखूंगी कि जिसे वो चुनी है वो मेरी बेटी के लायक है कि नहीं, वो उसे खुश रख पाएगा कि नहीं। कुसुम के जवाब को सुन ईशानी अपने मन में ही बोली, शौर्य भैया तो परफेक्ट है पंछी के लिए, बस ये मिशन कंप्लीट हो जाए और मेरे तीनों भाई उस दुनिया को छोड़ इस दुनिया में आ जाए जहाँ सिर्फ प्यार हो एक दूसरे में और सभी के लिए। दोनों का बात करना हो गया तो कुसुम दोनों के लिए फिर कुछ खाने को लेने चली गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 3 PM हो चुका था। मुंबई में कॉलेज का छुट्टी हो चुका था। सभी अपने अपने क्लास से बाहर जाने लगे। तभी पंछी को शौर्य किसी लेडी प्रोफेसर से बात करते हुए दिखा, तो वो अपने हॉस्टल जाने की जगह उसे देखे जा रही थी। पंछी के चेहरे पर बदलाव देख ऐना उसके कान के करीब जा बोली, प्यार करती है तू उनसे? हाँ, पंछी ने जवाब तो दे दिया था, पर सवाल कौन कर रहा ये जब उसे समझ आया तो वो अपने दांतों को बीच अपने होंठ को दबा कुछ बोलती इससे पहले ही झूठा नाराजगी दिखाया ना बोली, तूने मुझसे झूठ बोला। पंछी अपने दोनों हाथ कान में रख अपने कान को पकड़ बोली, सॉरी यार। जब उसने माफी मांगा तो ऐना मुस्कुरा बोली, कोई बात नहीं यार, जा जाकर अपने लवर को देख, नहीं तो वो। इससे आगे वो कह पाती इससे पहले ही पंछी गायब हो गई। पंछी शौर्य के पास जाने की जगह यश नमन को आता देख उन दोनों के पास जा नमन का हाथ पकड़ ली। तब से शौर्य का ध्यान पंछी पर नहीं गया था, पर जैसे ही पंछी किसी का हाथ पकड़ी झट से शौर्य का ध्यान उस पर गया। शौर्य उस प्रोफेसर से बात करना बंद कर पंछी के पास जा बोला, सुनो मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। यश अब भी सब कुछ नॉर्मल वे में लिया था और अब तक वो यही सोच रहा था पंछी इसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाए है, इसलिए वो ऐसा कर रही, पर किसके लिए कर रही वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वही नमन ने शौर्य का जब हाइट उसके आंखों में पंछी को किसी और के साथ देखने का जलन देखा, तो उस दिन जिसे ओवरकैप में आदमी को पंछी को ले जाते देखा था शौर्य और उसे मैच करते हुए नमन को समझ आने लगा था। वही पंछी शौर्य के साथ फिर जाने लगी। शौर्य पंछी को अपने साथ कॉलेज के म्यूजिक रूम में ले गया, फिर उसके हाथ को पकड़ उसे चेयर पर धकेल उसके करीब जा अपने कठोर आंखों से उसे देख कोल्डली बोला, तुम्हें समझ नहीं आता है, कितनी बार कहा हूँ, मेरे अलावा किसी और की तरफ देखी भी तो मैं उसका जान ले लूंगा और तुम्हें। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही पंछी उसके शब्द को पूरा कर दी, और मुझे कैद कर दोगे? इतना कह शौर्य के कॉलर को पकड़ गुस्से में बोली, मिस्टर साइको, मेरा किसी से बात करना यहाँ तक कि उसके तरफ देखना दुश्वार है, तो तुम्हारा भी, तुम क्यों देखते हो मेरे अलावा किसी को? पंछी की बातों को सुन शौर्य को पहली बार लगा पंछी उसकी है। वही शौर्य आगे कुछ कहता या सोचता, इससे पहले ही पंछी उसके कॉलर को पकड़ अपने करीब कर उसके होंठों को अपने होंठ से मिला, उसके होंठों को चूमते हुए अपने दांत भी गड़ाने लगी, पर पंछी जैसे भी किस कर रही थी शौर्य उसे करने दे रहा था।
जब शौर्य के होंठों से खून बाहर आ पंछी के मुंह में गया तो पंछी उससे दूर हो उसके लाल होते होंठ को देख बोली, दोबारा किसी के पास गए तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। शौर्य की संगति में रहते रहते भले शौर्य न बदला हो, पर पंछी बिल्कुल उसकी तरह ही होती जा रही थी। अपने शब्दों को पूरा करने के बाद पंछी उसे खुद से दूर कर जैसे उठ भागते हुए चली गई। शौर्य अपने बहते खून को पोंछ मुस्कुराते हुए पंछी को जाता देख रहा था। भागते हुए पंछी कैंपस के पास आ गई, तभी वो बूढ़े आदमी से जा टकराए। पंछी झट से उससे दूर हो बोली, सॉरी। इतना कह वो बूढ़े आदमी की तरफ देखी। बूढ़ा आदमी वही था जिससे पहले दिन ही पंछी टकराई थी। पंछी को बूढ़ा प्रोफेसर देख इट्स ओके बोल दिया तो पंछी जाने को थी, पर तभी बूढ़ा आदमी पूछ पड़ा, आप तारा को जानती हो? तारा? पंछी ये नाम बोल उसे हैरानी से देखी। तब तक शौर्य आ चुका था। जब शौर्य ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो वो झट से वहां चला गया। शौर्य को देख बूढ़ा आदमी कुछ कहता, तभी शौर्य पंछी की तरफ देख बोला, पंछी तुम्हें ये ना बुला रही है। ये सुन पंछी शौर्य की तरफ मुड़ हैरानी से देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था शौर्य ने ऐसा क्यों बोला भला, क्योंकि वो तो उसके साथ था, फिर उसे कैसे पता ऐना उसे बुला रही है। पर पंछी कुछ ना पूछ चली गई। वही जैसे वो जाने लगी तभी बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, शौर्य तुम यहाँ। पंछी तो बस जा ही रही थी। जब बूढ़े प्रोफेसर ने शौर्य का रियल नाम लिया तो पंछी हैरान हो गई। वो मुड़ देखी, वही शौर्य पीछे मुड़ पंछी की तरफ देखा, फिर प्रोफेसर से बोल पड़ा, सॉरी मैं शौर्य नहीं मानव हूँ। इतना कह वो पंछी के पास जाने लगा। वही वो बूढ़ा प्रोफेसर अपने आप में ही दोनों को देख बोला, ये क्या हो रहा है? चेहरा एक पर नाम अलग कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा प्रोफेसर बहुत उलझन में था। वही शौर्य अपने तेज कदमों से झट से पंछी के पास पहुंच गया। तभी पंछी शौर्य को कठोरता से देख चलते हुए ही पूछी, तारा इसी कॉलेज में थी, वो भी तुम्हारे साथ, और मैं उसके जैसा क्यों दिखती हूँ? पंछी बड़ी हो गई थी, पर अब भी शौर्य पंछी को पूरा सच बताने से कतरा रहा था। शौर्य गहरी सांस ले बोला, कॉलेज की कुछ दूरी पर जो कैंटीन है वहां मिलो। इतना कह शौर्य जाने लगा। वही पंछी बस उसे देखते रह गई। दूसरी तरफ शौर्य कॉलेज के बाहर जाने लगा। ऐना प्रीता दोनों ने जब पंछी को आता देखा तो दोनों उसके पास जा साथ बोली, चले। पंछी दोनों की तरफ देखी, फिर बोल पड़ी, मुझे कुछ काम है, तुम दोनों चली जाओ। इतना कह पंछी जाने लगी। वही उन दोनों को पंछी का टेंशन होने लगा था। पर पंछी जितनी बच्ची दिखती है उतनी थी नहीं। वो अपने प्रॉब्लम से डील करना बहुत अच्छे से जानती थी। दोनों हॉस्टल के लिए निकल गई। वही पंछी शौर्य के पास चली है। जब वो कैफे के अंदर आई तो शौर्य को देखने लगी, तभी वहां एक आदमी आ पंछी से बोल पड़ा, चलिए मेरे साथ। आदमी का बात सुन पंछी उसे अपने तीखे नजर से देखी। तभी पंछी का फोन बजा तो पंछी अपना फोन निकाल देखी। उसी नंबर से जिससे शौर्य ने कॉल किया था, वही नंबर से कॉल आता देख पंछी झट से कॉल उठा, बोली, खेलो। पंछी के आवाज को सुन शौर्य बोल पड़ा, उसके साथ आ जाओ। इतना कह शौर्य ने फोन कट कर दिया। वही पंछी अपना फोन पैकेट के अंदर रख आदमी के साथ जाने लगी। आदमी बड़े से कमरे का दरवाजा खोला तो पंछी उसके अंदर चली गई। शौर्य सोफे पर बैठा था तो पंछी उसके पास जा खड़ी हो गई। तभी शौर्य अपना हाथ बढ़ा, पंछी का हाथ पकड़ अपने गोद में खींच उसे अपने गोद में बैठा लिया। तभी पंछी बोल पड़ी, ये क्या कर रहे हो? शौर्य गहरी सांस भर उसकी गर्दन को प्यार से चूमने लगा। तभी पंछी बोल पड़ी, शौर्य तुम सच बताने वाले थे? तभी शौर्य उसकी गर्दन को चूमना बंद कर उसे अपने बाहों में कस के भर बोला, लिटिल थिंग मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वादा करो तुम बिल्कुल भी उदास नहीं होवोगी। शौर्य की बातों को सुन पंछी उसके आंखों में देख पूछी, बात क्या है शौर्य? तुम्हें ऐसा क्यों लगता? तारा के बारे में सुन, मैं सेठ होऊंगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, मैं तो बस जानना चाहती हूँ आखिर मैं उसकी तरह दिखती क्यों हूँ, और क्या तुम मुझे इसलिए? इतना कह वो रुक गई। तभी शौर्य प्यार से बोला, लिटिल थिंग एक जैसा दिखना और एक जैसा होने में डिफरेंस है। तुम उसकी तरह दिखती हो पर तुम उसके जैसी नहीं हो। शौर्य की बातों को सुन पंछी उसके आंखों में देख सवाल की, तुम दोनों में से किसे ज्यादा चाहते हो? पता नहीं क्यों पर पंछी इसका जवाब चाहती थी। वही शौर्य अपने नजरों को नीचे कर एक पल के लिए तारा की यादों में खो गया। भीगे बालों में ही तारा बैठी अपना पढ़ाई कर रही थी। तभी शौर्य उसके पास हेयर ड्राई लेकर आ उसके बालों को सुखाने लगा। तभी तारा अपने बुक से नजर हटा शौर्य की तरफ देख बहुत प्यार से सवाल की, अगर मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा शौर्य? शौर्य उसके बालों को सुखाना बंद कर बोला, जान तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। इतना कह वो रुक गया, फिर उसके चेहरे को उठा प्यार से बोला, जब सवाल का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं जवाब क्यों दूं?
शौर्य को जब वो बात याद आया तो शौर्य अपने अतीत से बाहर आ पंछी के आंखों में देखने लगा। शौर्य को जवाब न देता पता नहीं क्यों पंछी को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। जब वो छोटी थी ये सब बातें उसके लिए मैटर नहीं करता था, पर अब उसके लिए मैटर करने लगा था। उसके चेहरे पर निराशा छाने लगा। पंछी के निराश होते चेहरे को देख शौर्य बोल पड़ा, पंछी किसी एक को चुनना जरूरी है क्या? शौर्य के इस सवाल पर पंछी मुस्कुरा दी, पर दर्द उसकी मुस्कुराहट में भी झलक रहा था। तभी पंछी बोल पड़ी, वो मेरे जैसा क्यों दिखती है? ये सवाल सुन शौर्य अपने हल्के उदास आवाज में बोल पड़ा, वो तुम्हारी मासी की बेटी है क्या? पंछी चिल्ला कर बोली। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। तभी वो फिर बोल पड़ी, पर मेरी तो कोई मासी ही नहीं है। पंछी के बातों को सुन शौर्य बोल पड़ा, तुम्हें याद है तुम्हारी मॉम तारा के बारे में सुन कैसे रिएक्ट की थी? पंछी को वो दिन याद आ गया। तभी शौर्य आगे बोल पड़ा, तुम्हें अपने मासी के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं क्यों पर पंछी को बहुत तकलीफ हो रहा था ये सब जानकर, और सबसे ज्यादा तकलीफ का बात ये था कि जिससे वो प्यार करती है उससे कभी उसकी बहन करती थी। वो झट से शौर्य के गोद से उठ बोली, मुझे जाना है। शौर्य को पता था पंछी को ये सब पता चलेगा तो उसका रिएक्शन यही होगा। पंछी जाने को थी तभी शौर्य उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया तो पंछी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। पंछी, तारा नहीं है अब। शौर्य की बातों को सुन पंछी अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोली, मैं अपनी बहन के। इतना कह वो चुप हो गई और बस अपने आप को छुड़ाने लगी। तभी शौर्य उसे अपने बाहों में जकड़ बोला, आई लव यू, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तुमने पूछा था ना मैं किसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ, वो तुम हो पंछी। तारा के साथ मुझे अच्छा लगता था, उससे बातें करना अच्छा लगता था, पर तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलता है। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। शौर्य की बातों को सुन पंछी शांत हो उसकी तरफ देखी। शौर्य की आंखों में अपने लिए प्यार देख पंछी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शौर्य प्यार से उसके आंखों में देख पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शौर्य का ये सवाल सुन पंछी ने भी आज अपने जज्बातों को नहीं रोका। हाँ करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, पर इतना ही नफरत भी करती हूँ। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी पंछी के रोने के कारण उसके कांपती होंठों को देख शौर्य उसके कांपती होंठों को प्यार से चूमने लगा। शौर्य के उसे ऐसे चूमने से पंछी के आंखों का आंसू बहना बंद हो जाता है और वो अपने हाथ मोड़ उसके कंधे पर रख उसे चूमने देती बस और अपने आंखों को बंद कर महसूस करने लगती है। कुछ देर तक उसे चूमने के बाद शौर्य रुक गया। फिर उसके आंखों में देखते हुए शौर्य बोल पड़ा, लिटिल थिंग, तुम्हारे नफरत से भी मुझे बस प्यार है। इतना कह वो उसे प्यार से देखने लगा। तभी पंछी अपने नजरों को झुका ली तो शौर्य बोल पड़ा, कोई और क्वेश्चन है तुम्हारे मन में? ये सुन पंछी अपने नजरों को उठा, शौर्य की नजरों से मिला, बोली, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं। ये सुन शौर्य उसके आंखों में देख बोला, जो भी पूछना तुम्हें पूछो। जब शौर्य ने ये कहा तो पंछी शौर्य के गोद में पैर रखकर उसके तरफ मुड़ उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथ उसके कंधे पर रख शौर्य की कठोर पर बेहद अट्रैक्टिव आंखों को देखते हुए बोली, मुझे सब कुछ जानना, तारा दी के साथ हुआ क्या है, क्यों वो हमारे साथ नहीं है, और मेरे पापा के साथ क्या हुआ था, और उस बॉक्स में ऐसा क्या था जिसे सब पाना चाहते हैं। पंछी के सवाल को सुन शौर्य गहरी सांस ले बोला, मैं तुम्हें किसी का आंसर नहीं दूंगा। शौर्य का बात सुन पंछी अपने नजरों को झुका बोली, ये तुम्हारे लिए मौका है शौर्य, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सब सच बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हें अपने करीब कभी नहीं आने दूंगी, इसके लिए मुझे अपना जान ही क्यों ना लेना पड़ जाए। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसे हैरानी से देखा। उसकी आंखों में आज एक अजीब सा आग शौर्य को नजर आ रहा था। वो गहरी सांस भर बोला, तारा के डैड ने माफिया के एक गैंग से पैसे लिया था, जब वो चुका नहीं पाया तो वो तारा को उस गैंग में बेच दिया था। उसे उस गैंग से बचाने के लिए मैं उसे अपने पास ले आया था, पर एक दिन मैं किसी काम से बाहर गया था। उसी दिन वो भी पता नहीं क्यों बाहर गई हुई थी, वो भी रात को। उस दिन ही उस गैंग को तारा का पता चला और वो उसे अकेले पा उसके साथ। इतना कह शौर्य का चेहरा उदासी से भर गया। उसके उदास चेहरे को देख पंछी उसके गाल पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में दर्द देखी तो प्यार से बोली, एक बार इस दर्द को बांट लो, फिर दोबारा वो दर्द तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पंछी के बातों को सुन शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, वो लोगों ने तारा के साथ बहुत बुरा किया था, फिर उसका जान भी ले लिया। पंछी अब बच्ची नहीं रही थी। शौर्य का बात सुन शौर्य की गुस्से में हुई लाल डरवाने आंखों को देख पंछी अपने हाथ उसके आंखों में रख प्यार से बोली, तारा दी के साथ जिसने भी बुरा किया तुमने उसके साथ। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही शौर्य बोल पड़ा, मैंने सबका जान ले लिया है।
शौर्य का बात सुन पहली बार पंछी को जरा भी बुरा नहीं लगा, पर उसके आंखों से आंसू बह रहा था। पता नहीं क्यों शौर्य के शरीर में जब आंसू का बूंद गिरा तो शौर्य उसके आंखों से उसके होंठ को हटा उसके चेहरे को देखा। उसे रोता देख शौर्य का गुस्सा खत्म हो चुका था। शौर्य पंछी को वैसे ही अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाने लगा तो पंछी बोल पड़ी, मुझे आगे बताओ शौर्य, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पर आज नहीं बाद में। इतना कह उसे अपने साथ ले जाने लगा। कैफे से बाहर जाने के बाद वो उसे अपने कार के अंदर ले जा बैठा। कार स्टार्ट कर दिया तो पंछी बार बार पूछने लगी, कहाँ ले जा रहे हो शौर्य, बताओ कहाँ ले जा रहे हो शौर्य। पंछी के सवालों को सुन शौर्य उसके सवालों को पूरा इग्नोर कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। कुछ ही वक्त में शौर्य पंछी को अपने साथ अपने मेंशन लेकर आ गया। जब शौर्य ने कार अपने मेंशन में रोका तो पंछी हैरानी से ये देख बोली, यहाँ क्यों लाए हो, मेरे हॉस्टल ना जाने पर दोनों बहुत परेशान होंगी। शौर्य कुछ ना सुन कार के दरवाजे को खोल उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। पंछी अपने मन में ही बोली, क्या होता रहता है उसे, अपने मन में इतना कह उसके साथ जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। शौर्य पंछी को अपने मेंशन के अंदर लेते हुए आने लगा। तभी हॉल में भटक रहा आर्यन हैरानी से देख खुद में ही बोला, अब क्या हुआ दोनों के बीच, दोनों कभी नॉर्मल क्यों नहीं दिखते मुझे। वो खुद में बोलते हुए दोनों को देखने लगा। वही शौर्य पंछी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाते हुए बोला, आज 12 बजे तुम 18 साल की होने वाली हो और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। ये सुन पंछी उसे हैरानी से देखने लगी। उसे तो खुद ही याद नहीं था उसका बर्थडे है।